मैं एक छोटे से एग्जांपल से पहले स्टार्ट करता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है हमें, a ball is released from a height h above the surface of a horizontal table. The collision between them is inelastic with coefficient of restitution E. अब दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, एंड दूसरा है टोटल टाइम टेकन टिल इट कम्स टू रेस्ट। मतलब ये दोनों ही पार्ट आपको तब तक के लिए निकालना है जब तक वो रिबाउंड करना बंद नहीं कर देता, मतलब फाइनली वो रेस्ट पे आ जाए, तब तक के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखो इसका जैसे आप एक बार एनालाइज करना स्टार्ट करो इसको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये वो सरफेस है जिसपे वो कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से रिलीज किया है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये वाली हाइट आपको दे रखी है उन्होंने, दिस इज h। तो जब आप यहाँ से रिलीज करोगे, व्हेन यू रिलीजिंग फ्रॉम हियर, तो फर्स्ट टाइम जब वो स्ट्राइक करने वाला होगा, तो इस इंस्टेंट पे मैं दिखा देता हूँ, इसके पास एक वेलोसिटी v0 आ चुका है। ये v0 हमें पता है ना कितनी है, √2gh। देखो एक बार डायग्राम को, होगा ना? यस सर। √2gh हो जाएगा। ठीक है, क्या हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल सकते हैं कि v0 है? कैन वी से दिस दैट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v0? यस सर। ठीक है, तो रिबाउंड करने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होना चाहिए? e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी में e v0 दिखा सकता हूँ ना, दिस इज वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड v1। ठीक है, तो अब ये तो पक्का है कि वेलोसिटी थोड़ी सी घट गई है, तो इसका मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगा वो भी कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये यहाँ तक गया है। ठीक है, यहाँ तक गया और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो इस केस में ये वाली हाइट अगर मुझे निकालनी है फर्स्ट कोलिजन के बाद का जो मैक्सिमम हाइट आएगा ये निकालना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होगा। कैन वी राइट दिस? यस सर। ओके, v1 का स्क्वायर बाई 2g किया, देखो तो क्या ये e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h आ रहा है क्या? देखो तो जब सब्स्टिट्यूट कर दो ना, v1 का वैल्यू e v0 है, आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो सेम आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, सबको दिख रहा है? हाँ सर। सबको दिख? ठीक है, ओके। फिर वापस से ये वाली ऑब्जेक्ट फिर से वापस से जब नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे पहुंचते वक्त उसके पास फिर से कितनी वेलोसिटी हो चुकी है? v1 हो चुकी होगी ना, क्योंकि उसके बीच में तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं बना। हाँ सर। राइट, उसके बाद फिर जब ये रिबाउंड करेगा तो फिर से e टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उसका e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। राइट, तो क्या मैं इसको v2 लिख सकता हूँ? दिस इज न्यू वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। फिर ये ऊपर गया, अब ये थोड़ा सा और कम जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ तक गया और इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। तो यहाँ तक का ये जो हाइट आएगा, इस हाइट को अगर मैं h2 कह रहा हूँ, so can I write this h2 as v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g and this comes out to be e to the power 4 times of h। देखो तो सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। दिख रही है सभी को? हाँ सर। यस सर। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो हाइट थोड़ा करके घटता जाएगा ना हर एक कोलिजन में, होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो
तो प्रैक्टिकल केस अगर सोचोगे तो इसका कैसा दिखना है, जैसे अगर मैं इसको जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट करके अगर दिखाऊं, जैसे ऐसे अगर सोचो दिखाऊं, जैसे यहां से छोड़ा, ये गया, रीबाउंड किया, थोड़ा कम गया, फिर रीबाउंड किया, फिर थोड़ा कम गया, फिर रीबाउंड किया, थोड़ा कम गया, ये हर बार थोड़ा 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 करके कम होता जाएगा, होगा ना, ऐसे ही कुछ होगा ना। हाँ सर। और फाइनली बहुत थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे तो ये रीबाउंड करना बंद कर जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। यस सर। है ना। अब देखो, अगर मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो जो टोटल हाइट जहां से हमने इसको छोड़ा था वो तो सिर्फ एक बार उसने ट्रैवल किया है, बट h1 जो है वो ऊपर भी गया है और नीचे भी आया है, तो 2 h1 हो गया। h2 भी वो ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है, तो 2 बार h2 हो गया, वो नहीं हुआ। हाँ सर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अगर मुझे वैल्यू लिखनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसके लिए वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, इसको s कह रहे हैं, दिस विल बी h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस ऐड करते चले जाओ, और ये इनफाइनाइट जीपी की तरह आएगा। तो यहाँ से h को हम रख लेते हैं यहाँ पे, और h1 की वैल्यू वाज e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h प्लस h2 का वैल्यू वाज e टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ h, एंड ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलना है, ये इनफाइनाइट जीपी की तरह होगा। इसको h लिख लिया, एंड यहाँ पे 2e स्क्वायर को कॉमन आउट कर लेते हैं, सर यहाँ पे बचेगा। हाँ बोलो बेटा। सर ये बोलो। s इज इक्वल टू h प्लस 2h1, वो जगह मुझे थोड़ा और एक बार आप बता सकते हैं। क्या नाम है बेटा, बोलिए आपका पहले। फर्स्ट लाइन। आपका नाम क्या है, फर्स्ट लाइन थोड़ी सौरदीप। आपका नाम, आपका सौरदीप। अरे ऊपर जहां से छोड़ा तो नीचे गिरा h, फिर वो ऊपर उठा h1, नीचे आया h1, तो 2h1 नहीं हुआ। ओ हाँ सर, वो कार्व का डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आप बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अरे कर्व में ये एक्चुअली मूव थोड़ी कर रहा है, ये तो ऊपर नीचे ठीक है रिबाउंड सर। कर रहा है ना, ऐसे ऐसे आगे ऐसे ऐसे थोड़ी जा रहा है, सर ऊपर नीचे हो रहा है। मैं जस्ट बता रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी अब कॉमन ले ली तो ये जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टाइम अगर देखोगे तो ई टू द पावर 4 हुआ होता, और ऐसे ही इनफाइनाइट जीपी तो चलता। आपको याद है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a by 1 माइनस आर, याद है आपको। हाँ सर। a by 1 minus r, a का वैल्यू इज 1, कॉमन रेशियो इज e स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो दिस इज h प्लस ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर इनटू h and divided by 1 minus of e square, and therefore what you get is 1 plus e square by 1 minus e square into h, that is the total distance traveled. समझ आई आपको। हाँ सर। समझ आ गई। यस सर। ओके, अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम टोटल टाइम भी निकालेंगे। देखो, मान लेते हैं कि हमने जहां से उसको छोड़ा था इनिशियली वो t इक्वल टू 0 का था, ठीक है, तो जहां पे ये टोटल नीचे गिरा पहली बार, इस टाइम को अगर मैं टी नॉट ले लेता हूँ, ये टी नॉट हमें पता है रूट अंडर 2h/g है, पता है या नहीं पता है। हाँ सर। ओके, अब देखो ये ऊपर गया, मतलब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, और उसका ऊपर से नीचे आने का जो टाइम होगा, नीचे से ऊपर जाने का भी टाइम सेम है या नहीं है। हाँ सर। तो इस केस में अगर मैं बोलूं कि ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाके फिर ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा, तो ये टाइम को मान लेते हैं, ये वाला जो जर्नी है यहाँ से ऊपर जाने का जो टाइम है, ये ऊपर जाने का टाइम, इसको मान लेते हैं t1 टाइम लिया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ ये नीचे आने में भी टाइम उसको t1 लगेगा। हाँ सर। और t1 का जो वैल्यू है ये आपको पता है, t1 कितनी है, रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ h1/g, राइट। यस सर। और h1 का वैल्यू इज e स्क्वायर इनटू h, तो e स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वहां पे तो क्या जाएगा, e टाइम्स ऑफ t नॉट आएगा, क्या देखो तो e टाइम्स ऑफ t नॉट। यस सर। यस होगा। सेम तरीके से नेक्स्ट वाले टर्म में जब निकालोगे तो वो वाला टर्म कितना हो जाएगा, मतलब t2 जब निकालोगे, मतलब कि जब वेलोसिटी v2 हो चुकी थी तब ऊपर जाने का टाइम t2, नीचे आने का टाइम भी t2, तो t2 का वैल्यू कितना लिखते हैं आप, रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ h2/g लिखते हैं नहीं। हाँ सर। और अगर वहां पे वैल्यू डालते हैं आप e टू द पावर 4 और रूट के अंदर है तो e स्क्वायर बाहर आ जाता हाँ है सर। ना। सर।
अब वो अब बस उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन, इसको टी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख रहे हैं टी नॉट प्लस 2t1 प्लस 2t2, और ये वाली वैल्यू को आपको ऐड करना है इनफाइनाइट जीपी की तरह। टी नॉट को अभी रहने देते हैं ऐसे ही, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ये t1 का वैल्यू वाज e टाइम्स ऑफ टी नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी नॉट एंड प्लस के चलता रहेगा ये। तो टी नॉट रहने दिया यहाँ पे, और यहाँ से 2e टी नॉट को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस e स्क्वायर एंड ऐसे आपका इनफाइनाइट जीपी तक चलेगा। ये इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो e है। इसके लिए अगर आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालोगे तो ये आएगा a बाई 1 माइनस e आएगा। तो इसकी वैल्यू को यूज करें तो ये हो जाएगा टी नॉट प्लस 2e टी नॉट divided by 1 minus e, and therefore this becomes 1 plus e divided by 1 minus e into t naught, और t naught तो आपको पता है, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 plus e by 1 minus e into root under 2h divided by g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगी। समझ आई? हाँ सर। हाँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह अगर आप याद रखें तो अच्छा है, क्योंकि आ जाएगा तो फिर झटपट से बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। इंजीनियरिंग वाले को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा याद रखने के लिए। अगर एग्जाम में आया तो जल्दी से सॉल्व कर लेना, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। एक बार मेथड सीख लिया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेडिकल स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इसको सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम रहता है। दोनों का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा आपको। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं रेकमेंड करूंगा आप ये रिजल्ट को याद रखिए। अगर याद नहीं रहता है तो फिर और कुछ कर नहीं सकते, तो आप सॉल्व ही करना, बट याद रख ले तो अच्छा है। ठीक है शांतनु? ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैरम कॉइन is shot towards another identical stationary coin with a speed u. After collision, the coin shot is found to move at an angle theta with respect to initial line of motion. Find the magnitude just a second. स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया था ना सर? पूरा फ्रीज हो गया, आवाज भी नहीं आ रहा। ठीक है, अभी ठीक है? यस सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखो मैं एक बस क्वेश्चन ही लिख रहा था, कुछ समझाया नहीं था मैंने। अब क्वेश्चन रीड कर लो, मैं रीड कर दे रहा हूँ। अ कैरम कॉइन इज शॉट टुवर्ड्स अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी कॉइन विद अ स्पीड u. After collision, the coin shot is found to be moving at an angle of theta with respect to initial line of motion. Find the magnitude and direction of velocity of the two coins after collision. collision में आपको परफेक्ट इलास्टिक मानना है, ठीक है? परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा आप ये देखो, क्वेश्चन का डेटा देख के ये बताओ मुझे, क्या ये हेड ऑन कोलिजन हो सकता है? कैन दिस बी अ हेड ऑन कोलिजन? नो सर। नो सर। 100% नहीं हो सकता है, राइट? है ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो चेंज हो गया है। दिख रहा है आपको, लाइन ऑफ मोशन चेंज हुआ है ना? यस सर। राइट? हाँ सर। सो दिस कैन नॉट बी अ हेड ऑन कोलिजन, ठीक है? अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो
लेट अस से कि कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमने ये एक टारगेट बना रखा है, ये टारगेट कॉइन है मान लो, ठीक है, दिस इज अ टारगेट कॉइन, एंड एक और आइडेंटिकल कॉइन मान लेते हैं हमने यहाँ पे ले रखा है, एंड मान लेते हैं हमने इसको इधर से भेज रखा है, ठीक है, वी हैव शॉर्टेड इन दिस डायरेक्शन, इसको u वेलोसिटी से फेंका है, ये इसका लाइन ऑफ मोशन है, ठीक है। जब हम इसको अगर इससे टकराने वाले दिखाएंगे स्टेज में, जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन का, मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो है, दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम, ठीक है, आप अज्यूम करो कि ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, इवन दो मैंने चिपका हुआ दिखा दिया है, बट आप इमेजिन करना जस्ट बिफोर है, मतलब अभी तक इनमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहला लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है, और लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दूसरा लाइन, ठीक है। लेट अस से ये वाली एंगल जो यहाँ पे मुझे दिख रही है अल्फा है, तो मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक किए हैं, एक कंपोनेंट इधर मान रहा हूँ, दिस इज u cos ऑफ अल्फा, एंड दूसरा कंपोनेंट इस तरफ है, दिस इज u sin ऑफ अल्फा, ठीक है। यस सर। अब आप ये देखो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ u cos अल्फा की बात करूं, सिर्फ u cos अल्फा की बात करूं, ये तो लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग है, राइट? हाँ सर। और आइडेंटिकल मासेस के बीच में जब भी इलास्टिक कोलिजन होती है हेड ऑन, तो फिर उसके इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं ना, तो जो जिसका जीरो था वो इसको मिल जाएगा, और जिसके पास u cos अल्फा है वो दूसरे को मिल जाएगा, यही तो होगा ना, यस सर। राइट? यस सर। बट u sin अल्फा वाले कंपोनेंट के साथ कुछ होगा क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। नहीं, तो उसको आपको बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। तो देखो मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये वाली एंगल को अल्फा दिखा रहे फिर से, अब ये यू नहीं दिखाएंगे, यू तो नहीं रहेगा। अब आपको ये पता है कि इस लाइन के साथ उसका एंगल अल्फा था, तो इसको अब मिल चुका होगा u cos अल्फा, और इसको तो जीरो मिलेगा, यही होगा ना डायग्राम, देखो तो, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो देखो तो Yes, आपको अब इस डेटा से अपने डेटा को रिलेट करो, एक बार क्वेश्चन का डेटा, उसने क्वेश्चन के डेटा में क्या दिया था एक बार देखो, एक बार इंटरप्रेट करो इसको। उसने दिया है कि आफ्टर कोलिजन द कॉइन शॉट इज फाउंड टू मूव एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप बताओ मुझे कि उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग और उसका डेटा में क्या रिलेशन है। मैंने देखो एक एंगल को अल्फा माना है, तो उस अल्फा के टर्म्स में थीटा कितना है बताओ? इक्वल हो 90 माइनस 90 माइनस थीटा है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं बेटा, 90 माइनस अल्फा की वैल्यू थीटा है, क्योंकि देखोगे अगर आप तो इधर से ये जो एंगल है, ये वाले एंगल देखो, दिस इज 90 माइनस अल्फा, है ना। हाँ सर। हाँ और 90 माइनस अल्फा ही तो थीटा गिवन है ही नहीं है, हाँ सर। क्योंकि देखो ये लाइन, ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है, ये कौन सी है? इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है, था ना, ये इनिशियल लाइन ऑफ मोशन। और उसके रेस्पेक्ट में देखो जो वेलोसिटी v1 है वो देखो u sin अल्फा है, तो ऑब्वियसली 90 माइनस अल्फा ही तो थीटा हो गया, और जो u cos अल्फा है वो क्या हो गया आपका v2 हो गया, राइट। तो आपको देखो आपको v2 का वैल्यू मिल गया, ये कितना है, ये हो गया आपका u cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब u sin थीटा हो जाएगा, दिस इज u sin थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u sin ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब u cos ऑफ थीटा हो जाएगा। समझ आया आपको? जी सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो आपको एक अच्छी चीज क्या दिख रही है, देखो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एंगल कितना है, 90 है या नहीं है, हाँ सर। दिख रही है।
तो ये एक अच्छी रिजल्ट ये भी है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी दो आइडेंटिकल मासेस के बीच में इलास्टिक कोलिजन होती है बट ये हेड ऑन नहीं है, उसमें से एक मास टारगेट जो है वो स्टेशनरी था, टारगेट मास स्टेशनरी था, तो उस केस में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों मासेस के होंगे हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और ये चीज मैंने आपको समझा दिया क्यों होगा, क्यों, क्योंकि एक कंपोनेंट जब आप लोगे इनिशियल लाइन ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में जो लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग आएगा, तो वो वाला कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक्सचेंज होने का मतलब है जिसका जीरो था वो इसको मिल जाएगा और इसके पास जो था वो उसको मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि जो जिसको आपने शूट किया था वो वाले का एक कंपोनेंट तो जीरो कर दिया आपने और दूसरा कंपोनेंट जो है वो बस है उसके पास। समझ आ रही है? तो दूसरा वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ये दोनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे ना। समझ आ रही है? समझ आ रही है सभी को? एग्जांपल तो समझ आ गया ना बेटा? ये एग्जांपल सबको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज जो अच्छी चीज सीखने को मिली है वो चीज का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई भी कि इफ टू आइडेंटिकल masses undergo perfectly elastic oblique collision with target mass stationary, then after collision their direction of motion will be mutually perpendicular। ठीक है, ये ध्यान रखो आप। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये मान लो एक ब्लॉक है मास m का और इसकी लेंथ l दे रखी है और एक बुलेट है मास m की, ये स्पीड u से इसकी तरफ से शूट किया गया है। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में गिवन है द बुलेट gets embedded inside the block as soon as it strikes the block। Find the maximum height that the combined mass system rises above the lowest position। ये आपको निकालना। ठीक है, तो इसके अगले अगर सबसे पहली चीज आप देखोगे तो सबसे पहला चीज क्या होगा, कोलिजन हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, हो रहा है। हाँ सर। और कोलिजन में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, सिंस ये ऑलरेडी उस कह रहे हैं कि उसके अंदर घुस जा रहा है, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तरह है। यस सर। और अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? नहीं। तो उस केस में बेसिकली जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मास की पहले, उसका एक पोर्शन जो है वो बेसिकली हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। यहाँ तो डिफॉर्मेशन नहीं, बेसिकली क्या हो रहा है, बुलेट जो है वो बेसिकली अंदर पेनिट्रेट कर रहा है ना, तो अंदर पेनिट्रेट करेगा तो जैसे आप सोच के देखो, आप अपना फिंगर को अपने फिंगर को अपने दूसरे हैंड के अंदर जोर से घुसाने की कोशिश करो, तो बुलेट तो बेसिकली अंदर में पियर्स करके ही जाएगा ना। तो जैसे आपके फिंगर में फ्रिक्शन फील होगा, फिंगर पे फील होगा ही नहीं। जैसे आपने लेफ्ट हैंड को मुट्ठी बांधो और राइट हैंड के फिंगर को उसके अंदर पियर्स करने की कोशिश करो, तो आपको फील होगा कि वहां पे फ्रिक्शन आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। तो आपको पता है ना, जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है तो वो क्या होता है, वर्क करता है ना।
राइट, वो एक डिसिपेटिव sir. फोर्स की तरह होता है। जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी तो वहां पे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी तो होना ही होना है। तो यहाँ पे बेसिकली एक पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, और उस हीट का रीजन कौन होगा? फ्रिक्शन होगा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। पहली चीज तो वहीं पे ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट यही है, इन इन नहीं, when bullet penetrates inside block, friction, ये काइनेटिक है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन performs work on the system and hence causes a loss of kinetic energy of the system, which gets dissipated in the form of heat energy. अगर आपको पूछे कि हीट एनर्जी कितनी जनरेट हुई है तो आप बता सकते हैं क्या कितनी हुई है? याद है आपको एक्सप्रेशन? हाँ सर। हीट एनर्जी की वैल्यू हाफ म्यू इनटू यू रिलेटिव का स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ सर। हाँ तो हाफ ऑफ mm बाय m प्लस m एंड इनटू u माइनस 0 इसका स्क्वायर, ये आएगा ना? ठीक है, ये तो डिसिपेट, यस सर। तो डिसिपेट हो गई है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? बट एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, इफ यू नोटिस समथिंग, कंबाइंड मास सिस्टम के लिए, मतलब ये जो स्मॉल एम और कैपिटल एम है, इनके लिए नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ये आप नोटिस कर रहे हो? यस सर। जी सर। हेलो सर। So we are again not audible. इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको सुनाई दे रही है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, आपने यहाँ तक तो सुना था ना, मैंने यहाँ तक जो लिखा है? हाँ सर। ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप सोचो कि इन दोनों को कंबाइंड मास सिस्टम की बात करें, मतलब जो बुलेट है और जो ब्लॉक है, उन दोनों को मिला के एक सिस्टम की तरह सोचें, तो उस सिस्टम के लिए क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। और आपको पता है ना कि अगर किसी डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला चीज हमें क्या करना चाहिए? सिंस, बट अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। बट एज net external force on combined mass system in horizontal direction was 0, डेल्टा पी 0 होना चाहिए, मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 होनी चाहिए, और इसका मतलब फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम के लिए आप क्या करोगे? देखो, अगर मैं बोलूं कि उसके अंदर वो एम्बेड हो चुका है, तो ऑब्वियसली दोनों मास का मिला के अब वेट लेना पड़ेगा हमें, है ना? हाँ सर। अब तो दोनों मिला के अब एक ही मास हो गया हमारे लिए, अब दो अलग अलग मास नहीं है। सो व्हाट यू हैव इज अ सिंगल मास, जिसको आप लिख सकते हो दिस इज m प्लस m। समझ आ रही है आपको?
हाँ सर। अब इसका मतलब है कि यहाँ से जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो अब इसके पास तो एक कॉमन वेलोसिटी होगी, तो ये जो कॉमन वेलोसिटी है इसके लिए वैल्यू क्या लिखोगे आप, m प्लस m इंटू दी कॉमन वेलोसिटी दैट शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम विच वाज m इंटू कितना से फेंका था u से, तो m इंटू u हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आपको कॉमन वेलोसिटी मिल गई, सो कॉमन वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी mu डिवाइडेड बाय m प्लस m हो गई, राइट। हाँ इसके सर। बाद अगर आप देखोगे अब तो आप कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है ना, अब क्या कोई डिसिपेटिव फोर्सेस है, नहीं सर। और आपको पता है कि अगर सिर्फ ग्रेविटी वर्क करता है तो हम डायरेक्टली v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लिख सकते हैं ना, हाँ राइट। सर, लिख हाँ सकते हैं। सर। हाँ सर। तो अगर आप देखोगे टेंशन तो कोई वर्क परफॉर्म करेगा नहीं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो चुकी है, उसने पूछा हाइट कितना राइज किया ये बताओ, तो हाइट राइजन निकालने के लिए तो हम डायरेक्टली v स्क्वायर बाय 2g यूज कर लेंगे। सो इफ दिस हाइट राइजन इज h दैट हैज टू बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g। समझ आएगा आपको, हाँ सर। समझ आएगी। हाँ सर। इंटू बाई m प्लस m का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड दिस। यस यस। सर। एक पूछना था हाँ हाँ पूछो। सर, पहले पार्ट में जो आपने कहा ना, जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो डिसिपेटिव हो रहा है, इससे हीट लॉस हो रहा है और वो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सर यस ये तो परफेक्टली इनलास्टिक कलेक्शन है, हम्म तो हाँ सर हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि डिफॉर्मेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, और वो डिफॉर्मेशन कहाँ, मैग्नीट्यूड वो है। डिफॉर्मेशन कहाँ है यहाँ पे, तो देखो सोर्स कहाँ पे है तुमको ये सोचना चाहिए ना। जैसे वो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव स्क्वायर ये निकाला हमने किस चीज पे, हमने ये निकाला कि अगर दोनों एक साथ मूव कर रहा है कॉमन वेलोसिटी से तब ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी तो वही केस हो गया कॉमन वेलोसिटी से चलने वाला, बट तुमको ये समझना चाहिए ना कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं आ रही है। डिफॉर्मेशन कहाँ है, वो तो पेनिट्रेट करके उसके अंदर चला गया, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया ना। जब कोलिजन हो रहा था तो फिर उस केस में तो डिफॉर्मेशन आ रही थी, क्या वो घुस रहा था एक दूसरे के अंदर, नहीं क्या सर। तो फिर तो डिफॉर्मेशन की बात क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ सर, मैंने सोचा कि वो अंदर घुस जा रहा है तो मास डिफॉर्म हो जा रहा है। नहीं मास को बेसिकली वो तो रिमूव कर रहा है, वो तो ये तो एक फैक्ट है, बट वो वाला पार्ट से काफी ज्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो आपका डिसिपेशन में हीट वाला पार्ट होगा। डिफॉर्मेशन जो है वो तो हुआ ही है, वो तो ऐसा नहीं बोलोगे जब अंदर घुसा है तो बिना डिफॉर्म किए कैसे घुसा होगा, बट जो उसका कंट्रीब्यूशन जो हीट में आएगा ना वो ज्यादा आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे बहुत ज्यादा जनरेट होगा। तुम अपने फिंगर को अपने मुट्ठी के बीच में आगे पीछे करके देखो, तुमको पता चल जाएगा कितना गर्मी वहां पे जनरेट होता है, फिंगर गर्म हो जाएगा पूरा अगर ग्रिप जोर से बना के रखोगे तो। आई गेटिंग इट। हाँ सर। हाँ ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कॉमन मिस्टेक यही होता है कि आप क्या करते हो, इनिशियल स्टेज में हाफ यू एम यू स्क्वायर का काइनेटिक एनर्जी ले लिया और उस पर डायरेक्टली एम प्लस एम इंटू जी एच कर दिया, पोटेंशियल राइज के लिए, और ये गलत हो गया, क्योंकि बीच के स्टेज में जब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तब वहां पे एक पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी लूज हो गया था परमानेंटली हीट के फॉर्म में, तो वो वाला पार्ट को आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा आपको, कि जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, सब समझ आइए सभी को। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस तरह के केसेस मिलते हैं जहां पे कोलिजन हो रही है, तो कोलिजन में पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। ठीक है ओके सर। ओके, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, देखो तो आ रहा है क्या नहीं आपको। इन द प्रीवियस क्वेश्चन मान लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का ये दे देते हैं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ it is known that capital M is equal to 2 times of small m and the maximum height risen by the block is h, find the speed with which the bullet
came out of the block, came out of the block. अटेम्प्ट करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, अटेम्प्ट करो जल्दी, देखो क्या आ रही है। इस बार बुलेट को बाहर निकाल दिया मैंने, इस बार बुलेट अंदर नहीं है। बुलेट बाहर निकलेगा किस? तुम्हारे खोपड़ी में गोली मारेंगे तो फिर गोली के अंदर ही रह जाएगा या बाहर निकलेगा? ओ मतलब फोड़ के दूसरा साइड से बाहर हाँ निकलेगा, ठीक है सर। हाँ, अरे तुम तो बोल रहे थे साउथ इंडियन मूवी तुमको अच्छा लगता है, देखा नहीं है गोली मारते हुए? हाँ सर, हाँ सर। फिर किया सभी ने? हाँ सर। देखो मैं कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना ठीक है नहीं आपने। फिर से सबसे पहला चीज होता है आप एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, जो भी कंडीशन देते हैं ना उसका एक डायग्राम ड्रॉ करो कि पहले कोलिजन के पहले का सिचुएशन क्या है, कोलिजन के बाद का सिचुएशन क्या है। तो देखो सिंस ये बाहर निकल चुका है ऑलरेडी, तो इसको मैंने बाहर निकलता हुआ दिखा दिया है। इसका ये वेलोसिटी अननोन है, ठीक है, ये वेलोसिटी को मैं v1 मान लेता हूँ और इसकी वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं। तो बस अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो बाहर निकल चुका है वो तो नीचे गिर जाएगा प्रोजेक्टाइल की तरह, दैट विल फॉल डाउन लाइक अ प्रोजेक्टाइल। बट जो हैंगिंग ब्लॉक है वो तो ऊपर उठेगा, ऐसे ही होगा ना? होगा? हाँ सर। तो इसमें सोच के देखो, अगर मैं ये वाली हाइट को अगर h कह रहा हूँ क्योंकि वो उसने दे रखा है, तो ये v2 का स्क्वायर बाई 2g होगा, होगा ही नहीं होगा? हाँ यस सर। सर। इसका मतलब v2 का वैल्यू, यहाँ से आपको v2 का वैल्यू पता चल गया कितना है, रूट अंडर 2gh है, यस सर। राइट? अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, मोमेंटम कंजर्वेशन डेल्टा पी ऑफ सिस्टम आपका 0 होना चाहिए, मतलब फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? कैपिटल M इंटू v2, कैपिटल M इंटू v2 प्लस स्मॉल m इंटू v1 शुड बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू u, यही होगा ना? जी राइट? सर। अब कैपिटल M ऑलरेडी आपको 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m दिया हुआ है, तो इसको यूज करो, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 2gh प्लस v1 इज इक्वल टू u आ रहा है, तो यहाँ से v1 का वैल्यू मिल गया, सो v1 इज कमिंग आउट टू बी u माइनस ऑफ रूट अंडर 8gh, ये आप देख सकते हैं। गॉट इट? यस सर। सर यू दिया था? हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था ना, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी। तो प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा तो आपको लेना ना। हाँ, इसमें ही क्या है कि जैसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कि बुलेट का बाहर निकलने के बाद आपको वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है, बुलेट बाहर निकल गया तो कितना वेलोसिटी है ये उसका दे दिया मैंने, और उसके बाद फिर आपको पूछा कि कितना वेलोसिटी से बुलेट को शूट करना चाहिए था सच कि जो हैंगिंग ब्लॉक है वो जस्ट सर्कल को कंप्लीट कर पाए, वर्टिकल सर्कल को। तो जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है, इसका मतलब v2 की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, रूट अंडर 5gl। यस सर। हाँ उस केस में रूट अंडर 5gl का वेलोसिटी लेके फिर कैलकुलेशन करते हैं। समझ आ रही है? मतलब मल्टीपल कंसेप्ट्स को ना मिक्स अप करके वो एक क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, मेरा आइडिया यही है आपको बताने का, ठीक है ना? यस सर। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो
particle of mass m moving with a velocity v naught I cap collides with another mass undergoing perfectly elastic collision, and it is found to move with speed v naught by 2 at an angle 30 degree with respect to initial direction of motion taken in anti-clockwise sense, मतलब angle in anti-clockwise sense ले रहे हैं, anti-clockwise sense. If the other mass was 2m, find its velocity after collision. Assuming it initially stationary. ठीक है, फिर से देखो, ये जो भी डेटा वो देते हैं, उसको तुरंत से एक बार ड्रॉ किया करो, जो भी सिचुएशन वो दे रहे हैं. तो पहले उन्होंने बोला एक पार्टिकल है मास m का वेलोसिटी v नॉट i कैप से मूव कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं. तो दिस इज m एंड दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v नॉट, इस तरफ है. ठीक है, ये उन्होंने दे रखा है. और दूसरा मास उन्होंने कह रखा है कि वो 2m का है, तो ऐसा कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक 2m है, बट ये आपका स्टेशनरी है. ठीक है, दिस इज स्टेशनरी, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. ये जो डायग्राम है जस्ट बिफोर कोलिजन का है, दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन. अब हम क्या करेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये बिफोर कोलिजन का हमने ड्रॉ कर लिया है, अब जस्ट आफ्टर कोलिजन ड्रॉ कर रहे हैं. आफ्टर कोलिजन का डेटा क्या है? It is found to move with a speed of v naught by 2 at an angle 30 degree with respect to initial direction of motion taken in anti-clockwise sense. तो इसका मतलब ये ऐसा कुछ जा रहा होगा, ये m का डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रहे हैं, ये इधर जा रहा है v naught by 2 से, और इधर की ये वाली जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री. क्या ये सही है? देखो तो, इज इट करेक्ट? हाँ सर. देखो एंटी क्लॉकवाइज, दिस एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, और दूसरे मास का हमें कुछ पता नहीं है, दूसरे मास का कुछ भी नहीं पता है, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दूसरा मास. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे इधर से एक वेलोसिटी के x कंपोनेंट और इसका एक वेलोसिटी का y कंपोनेंट मान लिया. ठीक है, दोनों कंपोनेंट मान लिए. अब एक चीज तो आपको पता है कि कंबाइंड मास सिस्टम के लिए अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फिर उस केस में हर एक डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं या नहीं? जी हाँ सर. तो आप x एक्सिस के अलोंग भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, आप y एक्सिस के अलोंग भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. देखो, पहले इनिशियल मोमेंटम जो है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है या नहीं है? हाँ सर. इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर x एक्सिस के अलोंग है, तो फाइनल मोमेंटम भी आपका x एक्सिस के अलोंग ही होना चाहिए. मतलब y डायरेक्शन में जो फाइनल मोमेंटम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0. समझ आ रही है आपको? है ना? हाँ सर. कंडीशन को यूज करो. सो px का वैल्यू, ठीक है, px का वैल्यू इनिशियली एंड px का वैल्यू फाइनली. p मतलब मोमेंटम, x मतलब x एक्सिस का, एंड इनिशियल फाइनल वही लिख रहे हैं. तो इनिशियल कितना है आपका? mv नॉट, एंड दूसरे वाले को तो 0 ही है. दैट शुड बी इक्वल टू mv नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री. सही लिख रहा हूँ मैं? प्लस 2m इंटू vx. देखो तो सही लिखा है क्या मैंने? हाँ सर. जी सर. m कट जाएगा, m पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से, एंड देखो यहाँ से आपको vx की वैल्यू मिल गई. vx इज कमिंग आउट टू बी हाफ ऑफ v नॉट माइनस ऑफ रूट 3 v नॉट बाई 4. देखो ये आ रही है,
ठीक है ना? हाँ सर। अब हम फाइनल मोमेंटम के लिए लिखेंगे, सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखेंगे। सेम इक्वेशन अब हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लिख रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम मतलब मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इनिशियली शुड बी मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस फाइनली। ठीक है, तो ये जीरो है पहले, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो मतलब m इंटू वी नॉट बाई टू इंटू साइन 30 दैश प्लस 2m इंटू वी वाई। देखो तो सही लिखा है क्या मैंने? जी सर। हाँ सर। तो इसका मतलब यहाँ से आपको वी वाई भी देखो मिल गया, तो वी वाई इज कमिंग आउट टू बी वी नॉट बाई 8। आर ये दिख रहा है आपको विद नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। हाँ सर। नेगेटिव आ रहा है, जस्टिफिएबल है क्या? वाई यस सर। कॉम्पोनेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि देखो वाई एक्सिस में नेट मोमेंटम तो आपको जीरो चाहिए, और m का देखो y एक्सिस का जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसका मतलब 2m का मोमेंटम y एक्सिस में नेगेटिव होना चाहिए ना, हाँ सर। राइट? तभी तो जीरो होगा, तो इसीलिए वो हाँ नेगेटिव जस्टिफाई भी कर रहा है। आपको डायरेक्टली ये नीचे ले लेना चाहिए था, अगर आपको अगर आपको इनिशियली दिख ले जाता ना कि ऑलरेडी दिख रहा है कि m का जो मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है, तो 2m का डेफिनेटली नीचे की तरफ होना चाहिए, नहीं तो फिर मोमेंटम जीरो कैसे होगा? हाँ ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने जानबूझ के पहले आपको ऐसे दिखाया कि आप कैलकुलेशन में अगर आप गलत भी डायरेक्शन चूज करोगे ना तो मैथमेटिकली फाइनली सही आ जाएगा, अगर इक्वेशन सही लिखा आपने। आपको ये समझ आ रही है ना? जी सर। ठीक है, हाँ सर। तो इसलिए आपको Vx भी मिल गया, Vy भी मिल गया। तो इसका मतलब आफ्टर कोलिजन अगर मैं V2 निकालूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2m अगर निकालनी है, तो इसकी वेलोसिटी को मैं V2 लिख देता हूं यहाँ पे। लेट अस से ये वेलोसिटी V2 है, ठीक है, दिस इज V2, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना था तो V2 निकाल लेंगे। तो V2 का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर Vx का स्क्वायर एंड प्लस Vy का स्क्वायर कर लेंगे। और दूसरा आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू आप निकालने के लिए आप Vy डिवाइडेड बाय Vx कर लेंगे। समझ आइए आपको? हाँ सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलो यस। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सर ये एक्सप्लोशन की तरह है ना, बॉम्ब एक्सप्लोशन? बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह क्यों बोल रहे हैं इसको? जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन में तो पहले से वो तो स्टेशनरी रहता है, सर बट ये नहीं, तो मूविंग बॉम्ब एक्सप्लोशन। हाँ, मूविंग बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह मान सकते हैं, मूविंग बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह मान सकते हैं। ओके सर। मतलब शॉर्ट, मतलब ये जो बेसिकली फेंक दिया आपने उसके बाद एक्सप्लोड कर रहा है, तो हाँ वैसे सोच, सर। वैसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हेलो सर।
क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। स्क्रीन हाँ सर। ओके ठीक ठीक है। ओके आप ये बताओ मुझे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है कैसे देते हैं? ये आपने रे ऑप्टिक्स में क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। पता है आपको? हाँ सर। हाँ सर। कैसे लेते हैं बताओ? कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट। गुड गुड। तो हमने क्या किया? सरफेस पे पहला नॉर्मल ड्रॉ किया है। अगर वॉल वर्टिकल है तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल होगा, हाँ सर। राइट? ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इमेजिन करो एक बॉल को फेंकना है, ठीक है? ये एक सर्टेन एंगल पे आ रही है, ये एंगल को हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दिया, ठीक है? इस तरफ आ रही है ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं जस्ट बिफोर कोलिजन का आप इमेजिन करना, ठीक है? ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसकी वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्ट मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलरेडी इंसिडेंट रे के अलॉन्ग दिखा रखा है, एंड आफ्टर कोलिजन ये कुछ ऐसे चला गया, रिबाउंड कर गया मान लेते हैं, ठीक है? आफ्टर कोलिजन ऐसे रिबाउंड कर गया। ये वाले एंगल आपको आर भी निकालनी है। एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहला चीज, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट स्मूथ है, तो कौन सा कंपोनेंट हमारा चेंज नहीं करेगा वेलोसिटी का? कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा? सर हॉरिजॉन्टल। अक्षर तुमने हॉरिजॉन्टल बोला क्या? हाँ सर मतलब जो तुमको दिख रहा है कि जो सरफेस जो नॉर्मल है वो हॉरिजॉन्टल है, ये दिख रहा है तुम्हें? सर हाँ? मतलब मैं वो पैरेलल कंपोनेंट वैसे। सरफेस के पैरेलल जो आएगा। हाँ हाँ तो सरफेस का पैरेलल कौन हुआ? वर्टिकल हुआ या हॉरिजॉन्टल हुआ? तुमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं पता है क्या होता है? अभी तुमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिखाना है, नहीं सर। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। सो ये वाली जो कंपोनेंट हो गई ये हो गई u cos ऑफ i, और ये वाली कंपोनेंट हो गई u sin ऑफ i, सही है ना? ठीक है देखो तो हाँ सर। हाँ सर। आपको पता है यही वाली जो वेलोसिटी है ये पैरेलल कंपोनेंट है जो u sin i लिखे हैं मैंने, और जो u cos i है ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो आपको पता है ना कि बेसिकली कोलिजन में जो इम्पैक्ट होगा, सोचो मतलब अगर मैं इसको ऐसा सिचुएशन दिखाऊं जैसे ये वॉल है और इसके साथ जब ये टकराएगा, जब ये टकराता है इस केस में, तो सोच के देखो इसमें जो फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है कोलिजन के वक्त, वो तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता है ना, राइट? तो हाँ इसका मतलब सर। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में तो मोमेंट चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन इसकी मोमेंटम को चेंज कर देगा। किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जो है मतलब सरफेस ऑफ कांटेक्ट के अलोंग, उसकी मोमेंटम को वो चेंज नहीं कर सकता। तो जब वो मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली वो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। तो इस केस में अगर मैं इसकी वेलोसिटी को इधर दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट ऐसा दिखाऊं तो ये भी पैरेलल मैच करना चाहिए, ये समझ गए आप? ठीक है ना? ओहो फिर कनेक्ट। सर आपका वॉइस कटता है। सर आपका कट रहा है वॉइस वॉइस? ब्रेक कर रहा है। वॉइस कट रही है? सर अभी हाँ ठीक है। सर अभी ठीक है सर। ओके ओके ठीक है। देखिए इधर जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है वो इनिशियल एंड फाइनल ये सेम होगा, समझ आ गई है आपको? हाँ 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 सर। सर। हाँ सर। Since no external impulsive forces along surface, ठीक है, ये नहीं है इसलिए। बट जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो तो चेंज करेगा पक्का है, राइट? जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब देखो हाँ सर। आपको ये ऑलरेडी दे रखा है, ये आपको ऑलरेडी उसने दे रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ई है। तो आपको पता है ना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये क्या होती है? ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है देखो तो v परपेंडिकुलर है क्या? है या नहीं है? है सर। हाँ।
आपको याद है जो कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन होता है सिर्फ उसी से सेपरेशन एंड अप्रोच आता है, याद है आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं दिस इज E टाइम्स ऑफ U पैरेलल, राइट? राइट सर। सॉरी परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर। E टाइम्स ऑफ U परपेंडिकुलर, ठीक है? हाँ सर। दैट्स इट। तो अब देखो आपको वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट भी मिल गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी मिल गया, तो फिर आपको स्पीड तो मिल ही गया ना। सो देयरफॉर अगर v की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या लिखोगे? रूट अंडर क्या लिखोगे? v पैरेलल का स्क्वायर प्लस v परपेंडिकुलर का स्क्वायर। v पैरेलल आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, u पैरेलल, और u पैरेलल आपने ऑलरेडी पता था u sin अल्फा था, sin i था, तो u sin i लिखा, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस अब v परपेंडिकुलर इज e टाइम्स ऑफ u परपेंडिकुलर व्हिच इज u cos ऑफ i, एंड इसका भी स्क्वायर कर लिया। दैट्स इट। तो यहाँ से u स्क्वायर को कॉमन आउट कर लेंगे तो u आ जाएगा, एंड रूट अंडर के अंदर sin स्क्वायर i एंड प्लस e स्क्वायर cos स्क्वायर i बच गया। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आई आपको? v मिल गया। अब आपको r भी निकालना था ना, अब r निकाल लेते हैं। ये एंगल चेक करो, ये r है, तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि tan r की वैल्यू इज v पैरेलल बाय v परपेंडिकुलर? जी सर। हाँ सर। देखो आप वेलोसिटी का ट्रायंगल देखो, आपको अपने आप तुरंत समझ आ जाएगा। देखो ये ट्रायंगल है अपना वेलोसिटी का ट्रायंगल, ये वाला है, देखो दिस इज वेलोसिटी ट्रायंगल, दिस इज v, दिस इज r, दिस इज v परपेंडिकुलर एंड दिस इज v पैरेलल। तो अगर आपको ये r लिखा था ना, अल्फा क्यों लिख दिया है? r है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो tan ऑफ r की वैल्यू को ये हम लिख सकते हैं, दिस इज tan r विल बी v पैरेलल by v perpendicular. V parallel is basically u parallel and v perpendicular was e times of u perpendicular. तो ये देखो आपके पास हो गया u sin i एंड यहाँ पे हो जाएगा u cos i एंड इसके साथ e मल्टीप्लाई करना है, तो u तो कट जाएगा, tan i हो जाएगा। तो tan r की जो वैल्यू मिल रही है, tan r that will be tan i divided by e आ रही है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है। अब देखो इससे आपको एक चीज पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम कब होता है। आर की वैल्यू आई से कब मैच करेगी? जब E1 होगा। E1 मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? सेम होगा। अदरवाइज ई तो हमेशा फ्रैक्शन होएगा, और ई अगर फ्रैक्शन होगा तो इनवर्स ऑफ ई लिया, मतलब 1/e किया आपने, तो उस केस में कितना हो गया? 1 से तो बड़ा हो गया। इसका मतलब tan r tan i से बड़ा रहेगा, और tan r tan i से बड़ा है मतलब r भी क्या रहेगा? i से बड़ा रहेगा, है ना। इसका मतलब इन जनरल अगर कोई आपसे पूछे, इन जनरल अगर कोई पूछे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है या छोटा होता है, तो आपका इन जनरल आंसर क्या होना चाहिए? बड़ा होता है। बट अगर बोले कि सारे केसेस को कंसीडर करो तो क्या बोलेंगे? इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता है। समझ आई आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो as e is less than or equal to 1, हम यहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं कि r will be greater than or equal to i. So therefore, angle of reflection will always be greater than or equal to the angle of incidence. ठीक है ना? समझ आ गई सभी को? हाँ सर। क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस करते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन if the surface was rough with friction coefficient mu, find the, अच्छा मैंने पिछले क्वेश्चन में इम्पल्स नहीं निकाला ना, इम्पल्स भी पूछा था ना उन्होंने, हाँ इम्पल्स भी पूछा था, वो लिखना भूल गया मैं। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है ना? जी सर। हाँ सर। राइट। अच्छा चेंज इन मोमेंटम आप बताओ मुझे किस डायरेक्शन में हुआ है? क्या नॉर्मल के अलोंग या पैरेलल टू सरफेस? नॉर्मल के अलावा। आपने भी क्या बोला? कट गया। जो चेंज इन मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में हुआ है? अच्छा नॉर्मल।
हाँ नॉर्मल के अलॉन्ग ही हुआ है ना, सर नॉर्मल दैट्स इट। सो नॉर्मल के अलॉन्ग आपकी वेलोसिटी की कंपोनेंट जो है चेंज की है, मोमेंटम चेंज की है। तो आप चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल में इनिशियल को रिवर्ट करके ऐड करते हैं। हाँ तो बस वही कर लेंगे, ठीक है। मैं एक बार उसको जल्दी से लिख देता हूँ, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। चेंज इन मोमेंटम, सो इम्पल्स लिख रहे हैं, ठीक है, जे से इंडिकेट करते हैं इसको। इम्पल्स will be equal to change in momentum and change in momentum is along line of action, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, रिवर्ट करके ऐड करना है, ध्यान रखना। तो v परपेंडिकुलर, ये मास के साथ हम चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, v परपेंडिकुलर एंड रिवर्ट एंड ऐड किया मतलब प्लस u परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही होगा ना, राइट? हाँ सर। हाँ सर। और इसकी वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स ऑफ v परपेंडिकुलर वाज e टाइम्स ऑफ u परपेंडिकुलर प्लस u परपेंडिकुलर। So this becomes m times of 1 plus e times of u perpendicular was u cos of I, बस उसकी वैल्यू को यूज करिएगा, ठीक है। ये निकल गया आपका, क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। In the previous question, if the surface was rough with friction coefficient mu, find the magnitude and direction of motion after collision। फिर से वही निकालना है, ठीक है। इस बार बेसिक चीज का डिफरेंस क्या है, देखो जैसे मैं जो वॉल बना रहा था, सोचिए देखो ये वॉल है और इसके साथ ये बॉल आके टकरा रहा है। इस बार डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही लगेगा, दिस विल डेफिनेटली बी देयर, बट साथ साथ में एक फ्रिक्शन भी आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल टू सरफेस ऑफ भी तो है। और ये फ्रिक्शन का नेचर पक्का है, काइनेटिक है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड करने का टेंडेंसी है। देखो इसको, अगर आप ये डायग्राम नोटिस करोगे तो ये देखो, ये जो यू साइन अल्फा वाला कंपोनेंट है, ये तो पैरेलल टू सरफेस है या नहीं है? है ना? हाँ सर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, और अगर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन तो लगना ही है, और ये फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का होगा। और जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है तो क्या ये म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं इसको? हाँ सर। अब एक चीज सोच के देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन जो था, ये नॉर्मल रिएक्शन ये इम्पल्सिव था या नहीं था? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या ये फ्रिक्शन, तो क्या इस बार फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। तो ये दोनों ही फोर्सेस आपके क्या हो गए यहाँ पे, इम्पल्सिव हो गए। सो नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो इम्पल्सिव एंड फ्रिक्शन इज आल्सो इम्पल्सिव, बोथ आर इम्पल्सिव इन नेचर। और इसकी वजह से अब क्या होगा, दोनों ही कंपोनेंट चेंज कर जाएगा। इस बार आप कोई भी कंपोनेंट को सेम नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, कोलिजन के बाद का सिचुएशन फिर से बस ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, दोनों ही ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप रेफर कर सकें इसके। तो मैं वैसे ही डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखो आया इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में आया एंड दूसरे डायरेक्शन में चला गया। ये आई है, ये आर है, इस तरफ ये आया था u से, इस तरफ का कंपोनेंट था u cos ऑफ i, इस तरफ का कंपोनेंट था u sin ऑफ i, और इस बार हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को यहाँ पे फिर से v परपेंडिकुलर एंड v पैरेलल लिख ले रहे हैं। ये हमारा v है, ठीक है। ये एंगल हमारे लिए r है, तो अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो आप v cos ऑफ r, और इसको लिख सकते हो v sin ऑफ r, ठीक है। अब एक लॉ तो अभी भी वही है, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। सो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इससे आपको फिर से वही रिलेशन मिलेगा कि v परपेंडिकुलर जो है वो e टाइम्स ऑफ u cos ऑफ i है। ये आपका रिलेशन अभी भी वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस जो होगा वो बेसिकली सरफेस के अलॉन्ग आएगा। अब वो कंपोनेंट आप निकालोगे कैसे, तो अब वो निकालने के लिए आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी हेल्प करेगा। कैसे? आपको देखो ये पता है कि इम्पल्स जो अलोंग द वॉल था, परपेंडिकुलर टू द वॉल था, इम्पल्स अलोंग लाइन ऑफ एक्शन अगर बात करें तो ये आपने ऑलरेडी निकाल लिया। ये देखो अभी निकाला था हमने, m टाइम्स ऑफ 1 प्लस e इंटू यू कॉस आई।
m टाइम्स ऑफ 1 प्लस e इंटू यू कॉस ऑफ i, ऐसा लिख सकते हैं। और इम्पल्स को अगर फोर्स के टर्म्स में लिखें तो क्या हम इसको फोर्स इंटू टाइम इंटरवल कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यस सर। फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन ही है ना, इस लाइन के अलॉन्ग, लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हाँ सर। तो अब ये सोच के देखो, अगर आपको बोला जाए कि जे अलोंग आपको चाहिए सरफेस ऑफ कांटेक्ट, एसओसी मतलब सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल फिर से क्या लिखोगे? m इंटू वी साइन ऑफ आर, ठीक है, वी साइन ऑफ आर माइनस ऑफ, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि पहले भी u साइन आई नीचे की तरफ है और इनिशियली भी v साइन r जो है वो नीचे की तरफ है, तो फाइनल में इनिशियल को रिवर्ट करके ऐड करोगे तो एक्चुअली सब्सट्रैक्शन ही होगा, तो यहाँ पे आपको माइनस करनी है, तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे आप? u साइन ऑफ i, ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, इस बार फ्रिक्शन का वैल्यू लिखेंगे आप, तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इनटू डेल्टा टी, क्या ये लिखेंगे आप? देखो तो सही लिखा मैंने? हाँ सर। नहीं, एक गड़बड़ हुआ है, डायरेक्शन का मैंने ध्यान नहीं दिया। ये इक्वेशन जो आप लिख रहे हो, ये वेक्टर इक्वेशन है या स्केलर इक्वेशन है? पहले ये बताओ मुझे। वेक्टर इक्वेशन है ना? हाँ सर। तो देखो, जब आपने जे अलोंग एसओसी लिखा है तो आपने नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के ही लिखा है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ मुझे कि फ्रिक्शन नीचे लगा या ऊपर लगा है? डायग्राम देखो। ऊपर की तरफ। हाँ सर। ऊपर सर। माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे एक माइनस लगाना चाहिए था ना मुझे, हाँ सर। राइट? ठीक है, तो ये माइनस समझ आया क्यों लिया हमने? हाँ सर। ठीक है, ये माइनस लिया है क्यों? क्योंकि रीजन इज फ्रिक्शन acts upwards, friction acts upwards, and velocity components are downwards. Velocity components are downwards. ठीक है, इसलिए ये कॉमन मिस्टेक है, ये हो सकता है। देखो यहाँ से आपको v sin r मिल जाएगा, आपको दिख रही है, जो कि आपका v परपेंडिकुलर है, v पैरेलल है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखो n डेल्टा t का वैल्यू को ना ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m इंटू वी साइन r माइनस ऑफ u साइन i is equal to minus of mu times of n delta t, which is m into 1 plus e into u cos of i हो जाएगा। अब m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और sin i की वैल्यू को हम यहाँ से, सॉरी, v sin r की वैल्यू को पिकअप कर सकते हैं यहाँ से, तो v sin of r that is u sin i minus of mu times of 1 plus e into u cos of i हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप इससे, सॉरी, v sin r भी मिल गया आपको, देखो, तो यहाँ से हमारे पास पहले तो v परपेंडिकुलर, जो कि आपका v परपेंडिकुलर v cos r है ना, दिख रही है आपको? यस ये तो सर। v cos r ही है ना, ठीक है, तो v cos r मिल चुका है आपको, और देखो यहाँ से v sin r भी मिल चुका है, तो वैल्यू जब दिया रहेगा v भी निकाल पाओगे, सो देखो v बिकम्स रूट अंडर v cos r का स्क्वायर एंड प्लस v sin r का स्क्वायर कर लेंगे, आपको दोनों कंपोनेंट्स मिल चुके हैं, आप यहाँ से स्क्वायर कर लोगे, एंड देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए tan r अगर लिखोगे, tan r, तो ये हो जाएगा आपके पास v sin r डिवाइडेड बाय v cos of r। v sin r आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, u sin i माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस e इनटू u cos of i एंड डिवाइडेड बाय v cos r। v cos r भी वैल्यू आपको पता है, e टाइम्स ऑफ u cos i है, तो इसको लिख सकते हैं e टाइम्स ऑफ u cos of i। u आपका कॉमन है, कट जाएगा, ये आपका sin i माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस e into cos i and divided by cos i आ गया, which can be written, अब further simplify कर सकते हैं आप, tan of i minus of mu times of 1 plus e into cos of, sorry, cot, तो 1 आ जाएगा, कट गया। हाँ समझ आई? सर डिनोमिनेटर में एक ई रहेगा। हाँ, e रहेगा, ओहो हाँ, 1 बाई e रहेगा बेटा, ठीक है, सही कह रहे हैं, 1 बाई e रहेगा, ठीक है ना? देखो एक बार समझ आ रही है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है,
डायग्राम में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल सर्फेसेस शोन आर स्मूथ, सारा सरफेस स्मूथ है, ये दे रखा है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी आएगी आपको निकालनी है, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज तो ये है, जब ये ब्लॉक जो ऊपर से नीचे आएगा तो जो वेज दिख रहा है वो वेज लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा ना। हाँ सर, पीछे जाएगा, राइट, क्योंकि कंबाइंड हाँ। मास सिस्टम के लिए अगर आप देखोगे, कंबाइंड मास सिस्टम के लिए देखो, जब तक स्प्रिंग से नहीं टकराएगा तब तक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर मैं थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन दिखाऊं जहां पे मैं ये दिखाऊं कि दोनों अलग हो चुके हैं, अगर मैं ऐसा सिचुएशन दिखाऊं जहां पे दोनों लोग अलग हो चुके होंगे, तो कुछ ऐसा सिचुएशन आपके पास बनेगा। ये यहाँ चुका होगा, ये m और ये m। अब सोचो स्मॉल m के पास अगर वेलोसिटी राइट की तरफ है तो कैपिटल M के पास वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ सर, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम के लिए नेट एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं थी, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि दोनों का मोमेंटम m इंटू v1 और m इंटू v2 ये दोनों सेम होना चाहिए, लिख सकते हैं, सिंस f net in horizontal direction is 0। समझ आ रही है सभी को? हाँ सर, अच्छा, आप ये चीज मुझे बताओ, क्या ये एक्सप्लोजन की तरह है? इज इट काइंड ऑफ एक्सप्लोजन? हाँ सर, थोड़ा बहुत। Yes sir, हाँ सर, yes आप याद करो एक्सप्लोजन में क्या होता था, देखो एक्सप्लोजन से कोरिलेट करने की कोशिश करो, तुरंत समझ आ जाएगा। एक्सप्लोजन में क्या होता था, पहले दोनों एक साथ रहते थे और फटता था, फटने पे आपको पता है कि एक्सप्लोजन एनर्जी जनरेट होती थी और दोनों सेम मोमेंटम लेके दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते थे। यहाँ पे फट नहीं रहा है, बट हाँ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था उसको यूज करके दोनों सेपरेट कर गए, यही तो हुआ ना? हाँ सर, राइट, तो जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने एक्सप्लोजन का बनाया था उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? हाँ सर, तो अगर मुझे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी की है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितने की है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, या आप एक तो लंबा तरीका से ये कर सकते हैं, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको p स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू भी लिख सकते हैं ना? राइट, हाँ सर, याद आ रही है आपको? हाँ सर, यहाँ पे म्यू कितना है, स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, राइट? yes sir, और आपको ये भी याद हो तो कि मैंने आपको समझाया था इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, याद है आपको? हाँ हाँ सर, सर, लाइट, हाँ सर, हाँ सर, तो इसका मतलब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m अगर पूछा जाए तो वो कैपिटल M के प्रोपोर्शनल होगी, तो कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M एंड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख लेंगे, ये तो लिखेंगे आप। हाँ सर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ये किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ है, राइट? ये जो काइनेटिक एनर्जी का गेन है, यस सर, काइनेटिक एनर्जी की जो गेन हुई है ये कहाँ से हुई है, ये पोटेंशियल एनर्जी के तो लॉस से हुई है ना। ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपको पता है ना, स्मॉल m इंटू जी इंटू एच, यही तो आएगा। तो इसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, दिस वाज कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M एंड इनटू स्मॉल m इंटू जी इंटू एच। समझ आई आपको? हाँ सर, हाँ यस सर, ठीक है, वंस यू हैव गॉट दिस, देखो काइनेटिक एनर्जी एक बार अगर आपको मिल गई है स्मॉल m की, उसके बाद तो आपको पता है कि अब उसको कैपिटल M से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तो यहाँ से किससे जाके टकराने वाला है, स्प्रिंग से टकराने वाला है। स्प्रिंग से टकराएगा तो फिर वापस मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, तो फिर आपको क्या करना है, हाफ m v1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को क्या करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, नाउ काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा ये किसका, फॉर m स्मॉल m, दैट विल बी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का गेन, ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी की लॉस जो है वो तो यही हो जाएगी, कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू mgh, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू हाफ k इनटू x max का स्क्वायर। हो गया, यहाँ से आंसर मिल गया। सो x max की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x max becomes रूट अंडर ट्वाइस ऑफ mm इनटू gh डिवाइडेड बाय k इनटू m प्लस m। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है? कोई पार्ट में कंफ्यूजन है क्या, पूछ लो। कोई भी पार्ट में कंफ्यूजन है क्या?
सिस्टम सिस्टम मतलब यहाँ पे एक्सप्लोशन एनर्जी है ना? के सिस्टम मतलब क्या है? एक्सप्लोशन एनर्जी की तरह है ना? हाँ हाँ हाँ, अरे एक्सप्लोजन एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। हाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सर, सिस्टम तो हाँ हाफ एम v1 स्क्वायर हाफ एम v2 स्क्वायर वो है, वो एक्सप्लोजन एनर्जी नहीं है। एक्सप्लोजन एनर्जी उसमें कन्वर्ट हुआ है। सर सुन नहीं पा रहा हूँ। एक्सप्लोजन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। एक्सप्लोजन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। हाँ सर आप सुन लिए। हाँ हाँ सर समझ गया सर। तो मतलब वो जो एक्सप्रेशन में आप लिखा ना के ई ऑफ एम इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई एम प्लस कैपिटल एम इंटू के ई सिस्टम, वो वाले की बात कर रहा है। हाँ ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो। मान लो इस स्मॉल एम मास को हमने वेलोसिटी वी दे के छोड़ दिया है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है और ये एक मास कैपिटल है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, स्प्रिंग मासलेस है, ठीक है। और अब सारा सरफेस स्मूथ है, आपको फ्रिक्शन कहीं नहीं मानना है, सारा सरफेस स्मूथ है। पूछा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग ये निकालनी है आपको। तो पहले इसका कन्वेंशनल मेथड दिखाता हूँ, फिर स्मार्ट वे भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जब ये जाके सामने पीछे से जब ये सामने वाले से टकराएगा तो पीछे वाला स्लो डाउन होगा और सामने वाला स्पीड अप होगा या नहीं? हाँ सर। और ये Yes, कब sir. तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? जब कब तक तक चलता दोनों का रहेगा? वेलोसिटी सेम होता है। जब तक वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए तब तक वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मतलब ये कंप्रेस करता रहेगा। बट हाँ. जब मैक्सिमम कंप्रेशन का स्टेज को आप क्रॉस करोगे तब आगे वाले का वेलोसिटी और बढ़ जाएगा और पीछे वाला स्लो डाउन हो जाएगा। तो उस केस में डिफॉर्मेशन क्या होगी? अब घटनी शुरू हो जाएगी, राइट? हाँ सर। इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन, जब भी आपको लास्ट क्लास भी बताया था, जैसे ही उसने बोला है मैक्सिमम कंप्रेशन, तो इससे आपको तुरंत ये इंटरप्रेट करना है कि हमें दोनों ब्लॉक को क्या करना है, कॉमन वेलोसिटी रीच करानी है। सो ब्लॉक्स अटेन अ कॉमन वेलोसिटी, दैट्स इट। और अगर ये कॉमन वेलोसिटी अटेन कर चुका है तो दोनों को एक कंबाइंड मास सिस्टम की तरह हम बना सकते हैं। ये एक स्मॉल एम हो गया, सोचो ये स्मॉल एम और ये इससे कनेक्टेड है और यहाँ पे कैपिटल एम है और इसकी वेलोसिटी भी v है और इसकी वेलोसिटी भी v है, ऐसा ही कुछ है ना, राइट? जी सर। हाँ अब आपको ये पता है कि यहाँ पे कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, और डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम और बाद का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये दोनों सेम होना चाहिए। सो देयरफॉर इन एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस, कोई डिसिपेशन नहीं हो रही है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनली एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली आपको पता है नॉन जीरो है, बट पोटेंशियल जो जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं आप हाफ m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाफ ऑफ k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपने वेरिएबल दो चूज कर लिए, देखो एक तो v है और एक x मैक्स है, दो वेरिएबल है ना, राइट? हाँ सर। वेरिएबल कितने? एक v भी है वेरिएबल और एक x मैक्स भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के साथ तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, आपने तो एक ही इक्वेशन लिखा है। बट हाँ, एक और इक्वेशन है जो आप जिसको आपने यूटिलाइज नहीं किया है। कौन सा इक्वेशन? मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको दिख ही रहा है इस कंबाइंड मास सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और अगर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था? रहना चाहिए था। हाँ चाहिए था सर। एफ नेट एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, एफ नेट एक्सटर्नल ये आपकी जीरो है,
इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो मोमेंटम सेम होनी चाहिए, तो m plus m into the common velocity, this should be equal to m into u. So therefore जो common velocity v आ रही है that is mu by m plus m. अब इस डेटा को हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से अब मेरे पास वैल्यू आ रही है, this is half of m plus m into common velocity which is mu by m plus m, इसका स्क्वायर and plus half of k into x max का स्क्वायर. अब इसको LHS में लेके आ जाओ. So what you're getting is half m u square. इसको कॉमन आउट कर लिया, ये 1 minus of this is coming out to be m by m plus m and is equal to half k into x max का स्क्वायर आ रहा है. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये वैल्यू काफी अच्छी आ रही है. देखो, half of mm by m plus m into u square is equal to half k into x max का स्क्वायर. देखो तो ये इक्वेशन लास्ट का जो रिजल्ट है, इसको देख के कुछ आपको स्ट्राइक कर रहा है? सर लॉस इन के मैक्सिमम. self increase. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तरह ही है ना, है या नहीं है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, डिफॉर्मेशन फिर मैक्सिमम होता है और वो रिकवर नहीं होता है. तो मैंने ये वाला स्टेज जो कंसीडर किया है, तो इस स्टेज तक क्या मैंने डिफॉर्मेशन को रिकवर करवाया है? नहीं सर. नहीं. तो ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तरह ही हो गया ना. हाँ सर, आपने बोला था तो कंपेयरिंग. हाँ, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, आप डायरेक्टली आप काइनेटिक एनर्जी का लॉस को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते थे. तो बस वो चीज तो आप डायरेक्टली कर सकते थे. सो इस रिजल्ट को निकालने के लिए ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए था. दिस कुड हैव बीन अल्टरनेटिवली थॉट. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट बन रहा है इसके लिए लिख रहा हूं मैं. दिस कुड हैव बीन, मतलब एग्जामिनेशन के लिए आपको डायरेक्टली ये करना चाहिए था, क्योंकि एक लाइन का आंसर था वो, अदरवाइज काफी लंबा हुआ. दिस कुड हैव बीन alternatively thought as a perfectly inelastic collision between two masses, and the Ke loss gets converted into the spring potential energy. समझ आ गई सभी को? हाँ सर. यस सर. तो कन्वेंशनल तरीका क्या है आपको पता चला? कन्वेंशनल तरीका क्या है? पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद फिर क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन. कन्वेंशनल तरीका. बट स्मार्ट वर्क क्या है कि डायरेक्टली इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन से कंपेयर करो और काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा दो. ठीक है, समझ आई आपको? हाँ सर. इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, मिलता जुलता, सेम तो नहीं बोलेंगे बट मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है. जैसे इमेजिन करो ऐसा एक सिचुएशन है, ये मान लो एक कैप्लन का ब्लॉक है, वेज की तरह है, और एक स्मॉल एम है. ठीक है, अभी दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बट इसको मैंने एक यू वेलोसिटी देके छोड़ दिया है. उसने ये कह रखा है, आप ये मान के चलो कि ये सरफेस जो है वो स्मूथ है, दिस सरफेस इज स्मूथ. और उसने ये भी कह रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है द स्मॉलर ब्लॉक shot towards the wedge is found to shoot up over the edge of the wedge. Find the maximum height attained by block with respect to ground. ठीक है, तो इसमें उसने जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कैसा दिखेगा आपको.
जैसे मैं कॉन्टैक्ट छोड़ने के पहले पेज पर रखूं, कॉन्टैक्ट छोड़ने के पहले का सोचिए अगर कैसा दिखेगा आपको। कॉन्टैक्ट छोड़ने के जस्ट पहले का डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी जो ड्रॉ करने वाला हूँ जस्ट बिफोर, दिस इज जस्ट बिफोर लिविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा ना, होगा। हाँ सर। अब देखोगे अगर तो स्मॉल एम वाला ब्लॉक कैपिटल एम को पुश करके गया है, तो ऑब्वियसली जो वेज है उसके पास तो एक वेलोसिटी वी होगा आगे की तरफ, होगा ही नहीं होगा, होगा यस सर। ना। सभी पे हाँ कंफर्म करो ना, एक बार कंफर्म करो, एक बार समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ओके। और देखो स्मॉल एम और देखो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में होने की जो लॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन कंपोनेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि जो कैपिटल जो स्मॉल एम के पास जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको अगर vx बोल रहे हैं तो ये v होना चाहिए, है ना। रीजन हाँ बीइंग सर। वही, since they are in contact, they are in contact, contact maintain करने के लिए आपको along the line of action आपको velocity component सेम रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा जिसकी वजह से ऊपर शूट कर रहा है। देखो उसने बोल रखा है कि ऊपर शूट कर रहा है, तो किसकी वजह से वो शूट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से या वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से? वर्टिकल Vertical. कंपोनेंट। तो वी पक्का है, अभी जीरो नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऊपर शूट कर रहा है। बट एक चीज नोटिस करो, जस्ट नोटिस वन थिंग, कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम क्या सिर्फ वी है? है या हाँ नहीं है? सर। इसका मतलब अगर मैं एक पे बैठ के दूसरे को देखूं तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही दिखेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वेज मास सिर्फ ऊपर और नीचे आता हुआ अपीयर होगा, मतलब वापस से इस वेज के ऊपर लैंड करेगा ही नहीं। तुम सोच के देखो, हाँ सर। समझ आ रही है? सो इस केस में आपको ये पता चल गया क्लियरली, यहां से समझ में आना चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू वेज द ब्लॉक हैज नो horizontal velocity and hence it will certainly land back again on हो गई। देखो जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा ही नहीं होगा ब्लॉक का। हाँ सर। हाँ सर। हाँ sir. और खुद सोच के देखो, अगर 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 वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो चुका है तो क्या पूरा का पूरा रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो चुका है? हाँ क्योंकि सर। vx तो वैसे ही कॉमन था, vx तो वैसे ही कॉमन था, vx तो चेंज नहीं किया आपने, vx तो वैसे ही कॉमन है। तो vx कॉमन है और vy आपका जीरो हो गया, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो गया। हाँ समझ आ सर। रही है आपको? हाँ sir. ठीक है। तो अब देखो इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार रुको जस्ट से, मैं एक बार डायग्राम बेटर हो जाएगा। Just a minute, रुकिए, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो ये थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन है, दिस इज आफ्टर सर्टेन टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं करेगा ना? क्या करेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज? करेगा नहीं क्या? सर। नहीं नहीं। तो इसका लोकस अगर हम दिखाएं तो कैसा होगा ब्लॉक का मैडम, लोकस? इस कौन से वाले का? होगा हाँ मैडम। हाँ सर। हाँ सर। कुछ ऐसा ही होगा ना। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये हाँ इस वक्त एकदम एग्जैक्टली इसके ओवरहेड दिखेगा। ओफो, मिट गया होगा।
क्या आपको समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आपको जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे दिखेगा, ये जो यहाँ पे दिखेगा, इस वक्त इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये Vx ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ देखो तो कंपेयर करके देखो, क्या ये भी वापस से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तरह हो गया है, जहां पे दो ऑब्जेक्ट वापस से चिपक के चल रहे हैं, क्योंकि दोनों का ही अगर V है मतलब चिपक के चलने वाला ही केस तो हो गया ना। हाँ हाँ सर। सर। इसका मतलब फिर से देखो, फिर से ये वही केस हो गया कि पहले काइनेटिक एनर्जी जो थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, और जो कम हो गया वो कहाँ चला गया? पहले डिफॉर्मेशन में बोलते थे, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला? स्प्रिंग में चला गया, और इस क्वेश्चन में क्या? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ आ रही है? हाँ सर। तो बस Yes. उसको स्प्रिंग पोटेंशियल में, बस इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट करा लो, काम खत्म हो गया। एक लंबा तरीका वो भी होगा कि पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो, फिर एनर्जी कंजर्वेशन में लगाओ, मतलब ये ग्राउंड फ्रेम से अगर कैलकुलेशंस करोगे तो वो वही करोगे आप। लंबा तरीका होगा, मतलब स्प्रिंग के से जैसे किया था वैसे ही, बट अब मैं डायरेक्टली वो स्मार्ट वर्क से करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो चीज का ध्यान रखना। कंपेयरिंग विथ, अगेन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम comparing this with a perfectly inelastic collision। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? since v relative is 0 at topmost point as in perfectly inelastic collision। ठीक है, इसलिए we get काइनेटिक एनर्जी की जो लॉस होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। दैट्स इट। सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ mm by m plus m into u minus 0 का स्क्वायर is equal to mgh। m gets cancelled out and therefore h का वैल्यू मिल गया आपको कैपिटल M by small m plus कैपिटल M into u square by 2g। क्या आपको समझ आई है? देखो तो एक बार कोरिलेट करो, कोरिलेट करके देखो, क्या आपको समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर मतलब एक बात सर, ये सिचुएशन देख के तो मतलब जो कोलिशन वाला कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है, पर मतलब ये कंपेरेबल है कोलिशन के साथ। हाँ, बट वही चीज तो आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखो बेटा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में तो छोटा करके भी करने का सीखना है ना। एक तो है, देखो जैसे जितने भी लोग अच्छा करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्चुअल तरीका भी जानते हैं कि कंसेप्चुअली कैसा करना चाहिए, और दूसरा एक स्मार्ट वर्क भी होता है। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कंसेप्चुअल तरीका, नॉर्मल तरीका क्या है, बट स्मार्ट वर्क क्या है वो भी तो समझना चाहिए आपको, क्योंकि वो एक लाइन का है। देखो तुम अगर देखोगे पिछला क्वेश्चन को ही देखो, मैंने कितना लंबा में किया था। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई किया, उसमें काफी कैलकुलेशन किया, फिर मैं लास्ट रिजल्ट पे पहुंचा। और मैं अगर एनर्जी मतलब अगर कोलिजन से इसको कंपेयर करता, तब तो मैं डायरेक्टली वो लास्ट लाइन लिखता, मेरे को तो कुछ भी उसके पहले लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ आप सर। ये रियलाइज करते हो ना, आप एक बार अगर सीखते हो, देखो नई चीजें जब आप सीखते हैं तो उसको अडेप्ट करते हैं, दैट्स इट। आपको ये जरूरी थोड़ी ना कि हाँ आपको ये चीजें सारे पहले से आए, आपको किसी ने सिखा दिया आपको, उसके बाद फिर अब आपको वो चीज को ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह के एप्लीकेशन आएंगे तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है? ओके सर। तो यू आर सपोज्ड टू फॉरगेट दीज थिंग्स। आप सीखो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए तो क्लास आते हैं। चलो ठीक है, अभी सबको क्लियर है ना? हाँ सर। सर। Yes, sir. ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। Particle of mass 2 kg
moving with 30 meter per second collides with another particle of mass 4 kg moving with 20 meter per second in a direction perpendicular to direction of motion of 2 kg mass if they are known to stick to each other. If they are known to stick to each other after collision, find their common velocity after collision. कोलिजन के बाद की वेलोसिटी निकालना। देखो इसमें जस्ट ड्रॉ कर लो एक बार जल्दी से। एक है 2 kg का मास और ये मूव कर रहा है कुछ इस तरह, ये मूव कर रहा है कितने से 30 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा है आपका 4 kg का मास और ये इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ऐसा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये दोनों टकराते हैं और दोनों चिपक जाते हैं। ये चिपकने का परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग बेसिकली वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। बट यहाँ पे तो लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसा नहीं होता ना कि बेसिकली एक के लिए एक्स एक्सिस एक के लिए वाई एक्सिस, दोनों के लिए तो लाइन ऑफ एक्शन कॉमन ही रहेगा ना। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो इस केस में इसको परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं कह सकते, बट फिर भी बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे ना इसको भी परफेक्टली इनइलास्टिक बोल देते हैं। जो आपने पूछा था और को कि चिपकने को क्या आप बोलते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, बहुत सारे बुक्स में देखोगे ना इस तरह का सिचुएशन जब देते हैं तो बोल देते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो आपको मान के चलना है। क्यों मान के चलना है? क्यों? क्योंकि उसने आपको लाइन ऑफ एक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। देखो लाइन ऑफ एक्शन का अगर इन्फॉर्मेशन देते जैसे कितने एंगल पे मूव कर रहा था इनिशियली, किस एंगल पे डिफ्लेक्ट किया, तो वो सब अगर दे देते ना तो समझ जाते कि आपको लाइन ऑफ एक्शन का इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अब उसको आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये 6 kg का मास हो गया है और अब इसके पास हमने दो वेलोसिटी के कंपोनेंट दिखा दिए, एक vx और एक vy। दोनों दिखाना पड़ेगा ना? क्यों? हमें डायरेक्शन पता नहीं। क्योंकि देखो दोनों डायरेक्शन में आपको मोमेंटम दिखेगा, दिख रहा है? पहले देखो मतलब दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम है, इसीलिए आपको vx vy दोनों रखना पड़ेगा। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ तो 6 times of vx, 6 times of vx, ये मोमेंटम should be equal to 2 times of 30। कैसा लिखेंगे हम? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो vx की वैल्यू मिल गई आपको, vx आ रही है आपके पास 655 to the 10 मीटर पर सेकंड। फिर वही अगर अब vy निकालनी है तो क्या लिखेंगे? 6 times of vy, this should be equal to 4 times of 20। therefore vy की वैल्यू मिल गई आपको, this is coming out to be 4 times of 40/3। दिख रही है आपको? तो कॉमन वेलोसिटी को मिल गई, तो v जो कॉमन आएगी तो कितनी जाएगी? रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर कर लेंगे। और ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए आपको, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर v कॉमन v के लिए अगर हम दिखा रहे हैं और ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा कितनी होनी चाहिए? vy/vx। tan थीटा शुड बी vy/vx और vy आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 40/3 है एंड डिवाइडेड बाय 10 कर लो तो कितनी आ रही है? 4/3। और 4/3 अगर आ गया तो थीटा कितना हो गया? 53 डिग्री हो गई। तो थीटा इज 53 डिग्री। गॉट इट? यस सर। यस सर।